आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर एनालिसिस। तो सबसे पहली बात यही है कि भाई फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं, व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के बेटा दो कैटेगरी हो सकती है। सबसे पहली स्केलर क्वांटिटीज और दूसरी इसकी कैटेगरी हो सकती है वेक्टर क्वांटिटीज। पहला हो गया स्केलर क्वांटिटी और दूसरा क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। वैसे और डेप्थ में अगर हम लोग पढ़ें तो इसकी एक और टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटीज की कितनी कैटेगरी हो सकती है, तीन। स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज और टेंसर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट हो। दोज क्वांटिटीज विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड फॉर देयर एक्सप्लेनेशन, या दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड है वो क्या है, स्केलर्स। फिर आया वेक्टर, कौन है फिर, तो ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो। दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड दे फॉलो वेक्टर एडिशन लॉज। वेक्टर के जो एडिशन लॉज हैं, अभी वेक्टर्स को ऐड करने के लिए मैं आपको तरीके सिखाऊंगा, उन वेक्टर के एडिशन लॉज को भी फॉलो करे, उनको क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज। जबकि टेंसर क्वांटिटीज क्या हैं, जिनके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है, लेकिन ये वेक्टर के एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता। दे डजंट फॉलो वेक्टर्स एडिशन लॉज। वेक्टर के एडिशन लॉज को ये फॉलो नहीं करता है। दे डजंट फॉलो वेक्टर्स एडिशन लॉज। बात समझ में आया? तो कहने का मतलब देखो, आपके सिलेबस में बेटा सिर्फ और सिर्फ दो क्वांटिटीज हैं, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो आप सिंपली लिख सकते हैं दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज, बट द क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। बट तीसरा कैटेगरी भी होता है, इसको अपनी नॉलेज के लिए जान लीजिए, जिसको बोलते हैं टेंसर क्वांटिटीज। ठीक, तो बात आई सर फिर वेक्टर और टेंसर में क्या अंतर है। तो अंतर हमने आपको बताया कि वेक्टर जो होता है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है, लेकिन वो वेक्टर के एडिशन लॉ को भी फॉलो करता है। लेकिन टेंसर क्वांटिटीज जो होती हैं वो वेक्टर के एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करती हैं। बात समझ में आई? ठीक, अब आई क्वांटिटीज के एग्जांपल्स की बात करते हैं। भाई कौन कौन से एग्जांपल्स हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, तो देखो स्केलर में सोचो ऐसी क्वांटिटीज जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता हो बेटा, डायरेक्शन की नीड ना हो। सोचो मास, किसी का मास बताने के लिए क्या डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे ही डिस्टेंस या लेंथ आप कह सकते हो। ठीक, टाइम, इनफैक्ट बात करेंगे अभी टाइम के बारे में भी थोड़ा और देखेंगे, डिस्कस करेंगे। मास, डिस्टेंस, स्पीड, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सारी ही क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। दे डोंट नीड एनी डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। वेक्टर क्वांटिटीज की बात करें तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए। यहां डिस्टेंस लिखा है तो यहां हमें क्या लिखना होगा, डिस्प्लेसमेंट। आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर। ठीक, डिस्टेंस स्केलर होता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। यहां स्पीड है तो यहां वेलोसिटी, ऐसे ही एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, ऐसी
और भी कई सारी क्वांटिटीज हो सकती हैं जिनको हम लोग किस कैटेगरी में डालेंगे, वेक्टर की कैटेगरी में डालेंगे। फिर आई टेंसर क्वांटिटीज। क्या है सर? तो टेंसर क्वांटिटीज जैसे करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। भाई इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है बोलो करंट, तो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन ये वेक्टर्स के एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता। 2 एम्पियर इधर से आया, 3 एम्पियर इधर से आया, तो कितना जाएगा? 5 एम्पियर। ये सिंपल एडिशन होता है। इसका मतलब डायरेक्शन है, उसके बाद भी एडिशन किसकी तरह हो रहा है? स्केलर की तरह हो रहा है। इसीलिए करंट कैसी क्वांटिटी है? टेंसर। बिल्कुल इसी तरीके से टाइम, टाइम भी कैसी क्वांटिटी है? टेंसर। इसीलिए हमने यहां से टाइम को बिगाड़ दिया था। वैसे आप लोग, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, तो आप यहां पे टाइम को लिख सकते हो, लेकिन हमको लग रहा है जब पढ़ा ही रहे हैं तो काहे गलत पढ़ाएं। तो करंट कैसी क्वांटिटी है? टेंसर। टाइम कैसा है? टेंसर। ऐसे अभी आगे पढ़ोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये भी कैसी क्वांटिटी है? टेंसर। करेंगे इसकी बात, परेशान मत होइए। फिलहाल जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड है वो स्केलर है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है, तो वो कैसी क्वांटिटीज हैं? वेक्टर। बस क्लियर। एरिया के बारे में क्या ख्याल है? एरिया कैसी क्वांटिटी है बेटा? बताओ। जैसे ये रेक्टेंगल है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो इसका एरिया बोलो LB हो जाएगा। एरिया कैसी क्वांटिटी है? हाँ, स्केलर। जितना आपने पढ़ा है उसके हिसाब से ठीक है, एरिया स्केलर क्वांटिटी होनी चाहिए, लेकिन होती कौन सी है? वेक्टर। एरिया कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। क्योंकि एरिया का भी सर्टेन डायरेक्शन होता है जिसके बारे में आपसे अभी बात नहीं की गई थी। ठीक है। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स। डायरेक्शन कैसा होता है? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ। ऐसा, जैसे रेक्टेंगल है तो इसका एरिया वेक्टर जो होगा वो ऐसे होगा बाहर की तरफ, लाइक दिस, आउटवर्ड्स। ठीक। जैसे अगर मैं मोबाइल के स्क्रीन की बात करूं तो इसका एरिया तो हम निकाल ही लेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ, बट एरिया वेक्टर इज लाइक दिस, ऐसे रखा है तो वैल्यू अभी भी वही है, बट डायरेक्शन ये है। ऐसे रख दें, डायरेक्शन ये हो गई। समझ में आ रहा है? मतलब एरिया का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। इस वजह से एरिया वेक्टर जो है, एरिया वेक्टर किस पर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन ओरिएंटेशन। इट डिपेंड्स ऑन ओरिएंटेशन ऑफ द एरिया। एरिया जो है उसका ओरिएंटेशन कैसा है, कौन सा प्लेन है उसका, इस चीज पर डिपेंड करता है एरिया वेक्टर। क्लियर? बाकी स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस पता है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में पता है? ना पता हो बता दें, संकोच नहीं है भाई, बता देते हैं। चलिए बता देते हैं बेटा। अगर आपको मान लो अपने घर से यहां कोचिंग तक आना है, तो घर से कोचिंग तक आने के कितने रास्ते हैं? बहुत सारे रास्ते हैं। घर से हम कहीं जाएंगे, फिर कोचिंग आएंगे, ऐसे घूम के आएंगे, केशव वाटिका होते हुए आएंगे, मोमोज खाते हुए आएंगे। बोलो भाई, घर से यहाँ तक आने के इनफाइनाइट वेज हैं। हम यहाँ घर से चले जाएंगे जेड स्क्वायर, वहाँ से घूम के आएंगे, घर से लखनऊ चले जाएंगे, फिर लौट के आएंगे। कहने का मतलब इनफाइनाइट वेज हैं, और हर एक रास्ते में जो पाथ लेंथ है वो अलग अलग है। ठीक। सो टोटल पाथ लेंथ इज डिफरेंट इन ईच एंड एवरी वे। तो इसमें L1 चले, इसमें L2 चले, इसमें L3 चले, इसमें L4 चले और इसमें L5 चले, और ये सब अलग अलग है, कोई ज्यादा होगा कोई कम होगा। तो जो टोटल पाथ लेंथ होता है दो पोजीशंस के बीच में, उसको बोलते हैं डिस्टेंस। सो व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ covered between two points. But what is displacement?
डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस। तो शॉर्टेस्ट तो यही है कि हम घर से सीधे कहां जाएं, कोचिंग। तो घर से जब आप सीधे कोचिंग आते हो तो दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो येलो वाली लाइन है ये डिस्प्लेसमेंट है, विच इज द शॉर्टेस्ट पाथ। क्लियर? अब सोचो अगर घर से सीधे कोचिंग जाना है तो एक फिक्स डायरेक्शन हो गया कि सीधे जाना है। क्लियर? इस वजह से डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, लेकिन डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। ऐसे ही सेम इसी तरीके का बेटा डिफरेंस होता है स्पीड और वेलोसिटी में। स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड मींस डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो भाई डिस्टेंस स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, इसलिए स्पीड भी स्केलर है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, उसकी वजह से वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी है, दिस इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। तो ये वेक्टर है, जबकि स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। कोई डाउट हो तो बताओ भाई। ठीक है, अब बेटा वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इस चीज पर आते हैं। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू राइट और लर्न रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, कि भाई वेक्टर्स को हम कैसे लिखेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो वेक्टर को हमेशा एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। वेक्टर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। एरो का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको बोलते हैं बेटा टेल ऑफ वेक्टर। क्या बोलते हैं? टेल ऑफ वेक्टर। और जो एंडिंग पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं? हेड ऑफ द वेक्टर। सो वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। एरो का स्टार्टिंग पॉइंट टेल है और एंडिंग पॉइंट हेड है। अगर इसका नाम है ए वेक्टर तो लिखने का तरीका क्या है? ए लिखो और उसके ऊपर हमेशा ऐसा एरो बनाओ। अगर आपको लिखना है ए वेक्टर तो आपने ए लिखा और उसके ऊपर एरो। आपको पी क्यू वेक्टर लिखना है तो आपने पी क्यू लिखा, ऊपर ऐसा एरो। आपको कुछ भी मान लो है पी वेक्टर तो आपने पी लिखा, उसके ऊपर एरो। ये एरो कभी भी, जैसे क्यू है, अब तुम सोचो ऐसा कर दें, गलत है। एरो विल बी ऑलवेज राइट साइड, हमेशा राइट साइड में ही उसका डायरेक्शन होगा, लेफ्ट में कभी नहीं होगा। बात समझ में आया? भले वेक्टर हमारा ऐसा हो, इस तरीके का एरो हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इसका आप नाम लिखेंगे तो इसका नाम हमेशा ऐसा ही होगा, पी क्यू वेक्टर। समझ में आ गई बात? तो वेक्टर को हमेशा एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। और बोलो वेक्टर क्वांटिटी है बेटा तो इसके पास दो चीजें होंगी। क्या क्या? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसके पास ये दो चीजें होती हैं भाई। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है, मैग्नीट्यूड मीन्स लेंथ ऑफ द एरो। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? लेंथ ऑफ द एरो। मतलब ये जो एरो है इसकी लंबाई, इसकी लंबाई कहलाती है वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक? और मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने का तरीका है, केवल ए लिख दो। देखो ए के ऊपर एरो बना दिया तो वेक्टर है, केवल ए लिखा तो क्या है? मैग्नीट्यूड। या फिर दो पैरेलल लाइंस के बीच में क्या लिख देंगे हम? ए वेक्टर। दो पैरेलल लाइंस के बीच में ए वेक्टर लिख दिया तो भी वो मैग्नीट्यूड है, केवल ए लिख दिया तो भी वो मैग्नीट्यूड है। क्या ये बात समझ में आई? ठीक? फिर आया सर डायरेक्शन मतलब क्या है? डायरेक्शन का बेटा मतलब होता है, ये देखो ये एक्स एक्सिस है, इट इज एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ ये जो एंगल ये बना रहा है थीटा, ठीक, दैट एंगल, दैट मींस एंटी क्लॉकवाइज एंगल, एंटी क्लॉकवाइज एंगल फ्रॉम
पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज कॉल्ड डायरेक्शन। डायरेक्शन को किससे रिप्रेजेंट हमने किया? एंगल से, थीटा से। तो किसी भी वेक्टर को हमेशा एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो का स्टार्टिंग पॉइंट टेल है और एंडिंग पॉइंट हेड है। किसी भी वेक्टर में दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का मतलब एरो की लंबाई, लेंथ ऑफ द एरो, केवल ए से रिप्रेजेंट करो या पैरेलल लाइंस के बीच में ए वेक्टर लिख के रिप्रेजेंट करो। और डायरेक्शन का मतलब होता है एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल। डायरेक्शन मतलब एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल। क्लियर? सो एंटी क्लॉकवाइज एंगल फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर। कोई डाउट हो बताइए भाई? क्लियर है? अब आते हैं बेटा वेक्टर के टाइप्स पर। व्हाट आर टाइप्स ऑफ वेक्टर? टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर के बेटा बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है? 8-10 हम भी आपको बता रहे हैं। सबसे पहला टाइप है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स नाम से क्लियर है, ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, भाई एक ए वेक्टर एक बी वेक्टर है, इसका दोनों का चेक कर लो, लेंथ सेम लग रहा है, डायरेक्शन भी सेम लग रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, तो ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलते हैं? इक्वल वेक्टर्स। दैट मींस अगर इसका डेफिनेशन लिखने को आ जाए तो आप क्या लिखेंगे? क्या लिखोगे भाई? दोज वेक्टर्स which have same magnitude as well as direction are called equal vectors। तो भाई ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है उनको क्या बोलेंगे? इक्वल वेक्टर्स। मतलब ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर। कभी भी अगर हमने बराबर लिख दिया, इक्वल लिख दिया, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है, ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलेंगे? इक्वल वेक्टर्स। फिर बेटा दूसरी कैटेगरी आ गई, अपोजिट और निगेटिव वेक्टर्स। अपोजिट और निगेटिव वेक्टर्स मतलब ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये ए वेक्टर है, तो ये क्या है? बी वेक्टर है। और हम लोग लिख सकते हैं कि बी वेक्टर इज निगेटिव ऑफ ए वेक्टर। ये जो इक्वल बीच में लगा है ना, इक्वल का मतलब है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और माइनस का मतलब क्या है? डायरेक्शन अपोजिट है। तो अगर डेफिनेशन लिखने को आ जाए तो हम क्या लिखेंगे? दोज वेक्टर्स विच हैव सेम मैग्नीट्यूड बट जस्ट अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड अपोजिट और निगेटिव वेक्टर्स। लिख लोगे डायग्राम, अगर आपने कॉपी बना लिया तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। इसमें है ही क्या? दोज वेक्टर्स विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट जस्ट अपोजिट डायरेक्शन आर नोन एज अपोजिट वेक्टर्स। तो बी वेक्टर बराबर माइनस ए वेक्टर। आगे बढ़े। ऐसे ही बेटा तीसरी कैटेगरी हमारे पास है कोलीनियर वेक्टर्स। को का मतलब होता है सेम और लीनियर का मतलब होता है लाइन। तो ऐसे वेक्टर्स जो कि सेम लाइन में हों, दोज वेक्टर्स विच आर ऑन सेम लाइन आर कॉल्ड कोलीनियर वेक्टर्स। तो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, तीनों चेक कर लो सेम लाइन पर है, डायरेक्शन भले आगे पीछे हो, लेंथ भले कम ज्यादा हो, लेकिन ऐसे वेक्टर्स क्या कहलाएंगे? कोलीनियर वेक्टर्स। ठीक।
ऐसे ही अगली कैटेगरी हमारे पास है फोर्थ, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, जो कि सेम लाइन पर ना हो। तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। अगली कैटेगरी पर आते हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स। नेक्स्ट कैटेगरी क्या है? कोप्लेनर। को मतलब सेम, प्लेनर मतलब प्लेन। तो ऐसे वेक्टर्स जो कि सेम प्लेन में हो, दोज वेक्टर्स विच आर ऑन सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स। तो बेटा प्लेन की बात करते हैं। प्लेन समझते हो क्या होता है? व्हाट इज प्लेन? जैसे ये जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है ये भी प्लेन है, लेकिन ये कौन सा प्लेन है? कौन सा प्लेन है ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और जो बाहर निकल आए वो जेड एक्सिस है, लेकिन हम बाहर निकाल नहीं सकते इसलिए हमने ऐसे दिखा दिया। ठीक है, अब देखो ये एक्स एक्सिस है बोलो, और ये वाई एक्सिस है। तो ये जो पूरा प्लेन है, ये प्लेन कौन सा प्लेन है? इट इज एक्स वाई प्लेन। कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन। ये वाली दीवार कौन सा प्लेन है? वाई, और ये जेड। भाई ध्यान से समझो, ये क्या है? एक्स, ये क्या है? वाई, और ये क्या है? जेड। तो ये कौन सी दीवार हुई? वाई जेड प्लेन। ये जमीन कौन सा प्लेन है? एक्स जेड प्लेन। भाई एक्स, और ये क्या है? जेड। तो भाई ये प्लेन जो होगा वाई और जेड के बीच वाला, ये प्लेन कौन सा होगा? इट विल बी वाई जेड प्लेन। और ये एक्स और जेड के बीच में जो होगा दैट विल बी एक्स जेड प्लेन। मतलब किसी भी एक प्लेन में कितने एक्सेस होते हैं? दो। एक प्लेन में कितने एक्सेस होते हैं? दो। अगर मैं इस बुक की बात करूं, ये बुक प्लेन है, इसमें कितने एक्सेस हैं? दो। एक ये और एक ये, है ना? तो ये एक्स एक्सेस, और ये बाहर निकला है तो जेड एक्सेस। तो ये कौन सा प्लेन हुआ? एक्स जेड प्लेन। और अगर यही किताब अभी ऐसे रख दें तो ये एक्स और ये वाई, तो ये कौन सा प्लेन हुआ? एक्स वाई प्लेन। कुछ बात समझ में आई? तो इस तरीके से बेटा हम लोग प्लेन समझते हैं। तो ऐसे वेक्टर्स जो कि सेम प्लेन पर हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, अब जरा मुझे बताइएगा, ये पूरा का पूरा व्हाइट बोर्ड जो है, मतलब ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड जो है, ये पूरा ही प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है? बोलो भाई। तो इसमें जितने भी वेक्टर्स मैं बना रहा हूं, कैसे भी मैं बना दूं, क्या ये सारे ही वेक्टर्स कोप्लेनर हैं? क्योंकि ये सब एक प्लेन पर है। पक्की बात? एक वेक्टर ऐसा है और एक वेक्टर ऐसा है, ये दोनों वेक्टर कैसे हुए? कोप्लेनर। पक्की बात है? और इसी को अगर ऐसे बाहर निकाल दिया जाए, अब एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये बाहर निकला हुआ है, अब ये कैसे वेक्टर्स हैं? आर दे ऑन सेम प्लेन? तो इनको क्या बोलोगे, कोप्लेनर या नॉन कोप्लेनर? दे आर कोप्लेनर। दो वेक्टर्स जो होते हैं, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। पेन दीजिए। जैसे एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, एकदम ऐसा प्लेन से चिपका हुआ था, तो आपको लगा ना कोप्लेनर है ना? और अगर एक बाहर निकाल दें तो आपने बोला सर अब तो ये प्लेन से बाहर आ गया, तो ये कोप्लेनर नहीं हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इस तरीके के भी दो वेक्टर्स हैं तो इनसे भी तो ये प्लेन जाता है, ऐसे रखें, इनसे भी तो ये प्लेन जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ? टू वेक्टर्स, मैं लिख रहा हूं, टू वेक्टर्स, ये आप लोग भी अपनी कॉपी में लिख लेंगे भाई। टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। दो वेक्टर्स अगर दिए जाएं तो आंख बंद करके हम उनको कैसा मान लेंगे? कोप्लेनर। लेकिन अगर तीन वेक्टर्स हैं तो ऐसा नहीं होगा, हमें देखना पड़ेगा।
3 वेक्टर्स अगर हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि प्लेन में है या प्लेन से बाहर है। एनी डाउट? तो मैंने पहला कैटेगरी आपको क्या बताया, इक्वल, दूसरा अपोजिट वेक्टर, तीसरा कोलिनियर, चौथा कोप्लेनर। फिर आते हैं पांचवें टाइप में, फिफ्थ टाइप ऑफ वेक्टर पे हम लोग आते हैं, एंड दैट वेक्टर इज को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल मतलब ऐसे वेक्टर्स जिनके इनिशियल पॉइंट सेम है, दोज वेक्टर्स विच हैव सेम इनिशियल पॉइंट। तो चेक करो, सेम इनिशियल पॉइंट है, तो ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है मींस दोज वेक्टर्स विच हैव सेम इनिशियल पॉइंट्स आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स। नाम से क्लियर है भाई। अगला कैटेगरी, को टर्मिनेटिंग वेक्टर। को टर्मिनेटिंग वेक्टर्स मतलब ऐसे वेक्टर्स जो कि सेम पॉइंट पर क्या हो रहे हो, टर्मिनेट, मतलब जिसके हेड्स मिले हुए हों। Those vectors which terminate at same point are co-terminating vectors। समझ में आया? जिनके हेड्स सेम पॉइंट पर हो उनको हम लोग को-टर्मिनेटिंग वेक्टर्स कहते हैं। और देखिए, जीरो वेक्टर्स, तो ऐसा कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, that vector whose magnitude is equal to 0, and those vector which have 0 magnitude and arbitrary direction. So those vectors which have 0 magnitude but arbitrary direction. Arbitrary मतलब not फिक्स्ड। आर्बिट्रेरी मतलब नॉट फिक्स्ड। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो और कोई फिक्स डायरेक्शन ना हो उसको क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर। सो दोज वेक्टर्स विच हैव 0 मैग्नीट्यूड बट आर्बिट्रेरी डायरेक्शन लाइक दिस। अब ये जो वेक्टर है ये, अब मैग्नीट्यूड 0 है तो ये सिर्फ एक पॉइंट हुआ। डायरेक्शन हमको क्या पता, पॉइंट का डायरेक्शन बता सकते हैं किधर होता है। अब मैंने यहां ऐसे रखा है, मैं किधर जाएगा मुझे क्या पता। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा वेक्टर जिसका 0 मैग्नीट्यूड हो और फिक्स डायरेक्शन ना हो उसको क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर। बात यह है कि सर इसका मतलब तो है ही नहीं भाई, 0 मैग्नीट्यूड मतलब है ही नहीं, सच्चाई है ही नहीं है, डायरेक्शन भी नहीं है। जब मैग्नीट्यूड ही नहीं है तो डायरेक्शन किसका होगा, बोलो यार। मतलब ये होता ही नहीं, ये है ही नहीं। बात ये है कि अब जब है ही नहीं तो सर पढ़ा क्यों रहे हो? पढ़ा इसलिए रहे हैं क्योंकि अगर मान लो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों इक्वल वेक्टर्स थे, तो अगर उनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो क्वांटिटी आएगी वो भी तो वेक्टर होना चाहिए। बोलो भाई। जैसे आपको मैंने डायमेंशन में बताया था कि रुपए में रुपए जोड़ोगे तो रुपए आएंगे भाई, 5 रुपए में 4 रुपए जोड़ो 9 रुपए आएंगे। लेकिन रुपए में मीटर नहीं जोड़ सकते, रुपए में केजी नहीं जोड़ सकते। बिल्कुल उसी तरीके से अगर वेक्टर में वेक्टर जोड़ा है तो वेक्टर आएगा, और वेक्टर में वेक्टर घटाया है तो भी वेक्टर आएगा। अब अगर दो सेम वेक्टर्स हैं और हमने घटा दिया तो क्या आएगा, जीरो वेक्टर आएगा। इसलिए हमको ये पढ़ाया जाता है। बात कुछ समझ में आई? नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर है बेटा यूनिट वेक्टर। अगला कैटेगरी क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, दैट वेक्टर whose magnitude is 1 unit. Any vector having magnitude 1 unit and certain direction
सर्टेन डायरेक्शन, सर्टेन मतलब फिक्स डायरेक्शन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो और उसकी अपनी फिक्स सर्टेन डायरेक्शन हो, उसको हम लोग बोलेंगे यूनिट वेक्टर। क्लियर? जैसे ये बेटा मान लो एक वेक्टर है, कोई ए वेक्टर। अब इसकी अपनी कुछ लेंथ होगी, मान लो लेंथ है 5 यूनिट, लेकिन हमको चाहिए यूनिट वेक्टर, तो हमको लेंथ कितना चाहिए? केवल 1 यूनिट। तो हम डायरेक्शन इसी का लेंगे, लेकिन लेंथ कितनी ले लेंगे? 1 यूनिट। तो इसकी 5 यूनिट थी, हमने केवल 1 यूनिट काट लिया। इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्लियर? तो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है ए कैप से। किससे करते हैं? ए कैप, टोपी पहना दो ऊपर, तो ए लिखो और कैप लगा दो ऊपर, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला देखो क्या है। अगर किसी भी वेक्टर में सोचो मैं उसी के मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दूं, तो मैग्नीट्यूड कितना बचेगा? 1। भाई इसका मैग्नीट्यूड था 5, तो हमने 5 से ही डिवाइड भी कर दिया, कितना बचेगा? 1। किसी का मैग्नीट्यूड है 7, तो 7 से डिवाइड कर देंगे, कितना बचेगा? 1। मतलब वेक्टर में अगर उसी के मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दें तो वो कौन सा वेक्टर बन जाएगा? यूनिट वेक्टर। कुछ समझ में आया? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है, फिक्स्ड डायरेक्शन है, उसको क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। ठीक? नेक्स्ट कैटेगरी पर आते हैं, 10th, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट कैटेगरी इज ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का मतलब ये है, तो देखो एक्स, वाई और ये जेड, 3 डायरेक्शंस आपको पता ही है। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है बेटा म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऑर्थोगोनल मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ऐसे यूनिट वेक्टर्स जो आपस में परपेंडिकुलर हों उनको क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। सो दोज यूनिट वेक्टर्स व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर नोन एज ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। और आप सोचो 3 डायरेक्शन जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, बोलो वो एक्स वाई जेड है। तो एक्स डायरेक्शन में 1 यूनिट का अगर हम कोई वेक्टर ले लें तो उसका नाम होता है आई कैप। एक्स डायरेक्शन में 1 यूनिट का कोई वेक्टर ले लें, नाम क्या है? आई कैप। ऐसे ही वाई डायरेक्शन में 1 यूनिट का कोई वेक्टर ले लें, नाम क्या है? जे कैप। जेड डायरेक्शन में 1 यूनिट का कोई वेक्टर ले लें, नाम क्या है? के कैप। तो ये आई कैप, जे कैप और के कैप, ये तीनों कहलाते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। क्लियर है? वेक्टर के बेटा और भी कई टाइप्स हो सकते हैं। ठीक? फिक्स्ड वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, लोकलाइज्ड वेक्टर, डीलोकलाइज्ड वेक्टर, बहुत सारी कैटेगरी वेक्टर्स की हो सकती है, लेकिन मैंने अभी आपको वो बता दिए हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक? बाकी जैसे जैसे समय आएगा आप लोग धीरे धीरे करके सीखते जाएंगे। ठीक है? तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी आगे देखेंगे।